जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि पहली बार हमारे शो पर तशरीफ लेकर आए हैं। सुमित मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी दर्शक सुमित जी को अलग अलग जगहों पर सुनते आए हैं और बहुत ही अच्छा उनका विश्लेषण होता है, खासतौर से इकोनॉमी की जब बात आती है। तो आज हम बात करेंगे सुमित जी से बांग्लादेश इकोनॉमी पर। अगर हम पिछले कुछ महीनों को हटा दें तो बांग्लादेश इकोनॉमी एक बड़ा चर्चा का विषय रहता था, खासतौर से पाकिस्तान से जब कंपैरिजन की बात की जाती थी तो सब कहते थे देखिए पाकिस्तान से ही निकला बांग्लादेश, उसकी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। और जब से शेख हसीना का आउस्टर हुआ है उसके बाद से ही लगातार जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर रही है। और चाहे हम बात करें इन्फ्लेशन की बात करें या फिर महंगाई की या फिर हम फूड प्राइसेस की बात करते हैं, किसी भी तरह से देखें बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है पूरी तरह से एक अगर ये कहा जाए कि यूनुस ने पूरी तरह से उसको एक रेंटियर स्टेट या डेट रिडन स्टेट बना के रख दिया है। तो आपसे मैं सुमित जी ये समझना चाहूंगी कि जब 1971 में बांग्लादेश बना और तब से लेकर जब बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम करना शुरू हुई, उसको आप किस एक एनालिसिस और एक ओवरव्यू में आपसे जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रोथ जो रही उसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन कई सारी इसमें एक फैक्टर और ये है कि हम बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं तो भारत का उसमें हाथ रहा, लेकिन जो आज मौजूदा बांग्लादेश है वो इस बात को भी पूरी तरह से खारिज करता है। लेकिन अगेन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें भी भारत की, क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत का एक बैकयार्ड की तरह देखा जाता था। आज एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए। थोड़ा सा ओवरव्यू आपसे मैं जानना चाहूंगी। अगर हम 1971 की बात करें कि जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से या ऐसे बोलना जाए तो ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी मिली, जिसमें ऑफ कोर्स भारत का बहुत बड़ा हाथ है। भले आज की बात अलग है कि बांग्लादेश आज वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तब जो बांग्लादेश की स्थिति थी, बांग्लादेश में सबसे पहली इंडस्ट्री जो आई वो जूट इंडस्ट्री आई। ओके, रफली 1900 के आसपास, यानी एकदम ब्रिटिश राज में वहां जूट, क्योंकि जो जूट बनता था वो वेस्ट बंगाल में बनता था, लेकिन पानी बहुत ईस्ट बंगाल में होता था। तो वो जूट ट्रांसपोर्ट किया जाता था कि उसको पानी में भिगो के उसको फर्मेंट होने को रखे, जिससे उसके रेशे बाहर निकल सके। फिर टी एस्टेट थोड़ी आई, उसमें एक सबसे बड़ी टी एस्टेट आदमजी ग्रुप करके, पाकिस्तान कराची बेस्ड एक ग्रुप है आदमजी ग्रुप, उसके पास सबसे ज्यादा टी एस्टेट थी जो नेशनलाइज की गई। तीसरी बड़ी इंडस्ट्री उनके पास थी वो है टैनरी। टैनरी यानी लेदर मैन्युफैक्चरिंग। आज भी रफली 80 लाख स्क्वायर फीट जैसा लेदर बन रहा है बांग्लादेश में। तो वो भी ज्यादा करके, जब 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली तब 30 टैनरीज थी, और 30 टैनरीज को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आज रफली 160 161 जैसी टैनरीज ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद है। ईस्ट पाकिस्तान तो कह सकते हैं कि अब तो ऑलमोस्ट ईस्ट पाकिस्तान बन ही गया। बन ही गया है, अब ईस्ट पाकिस्तान बन ही गया, आपने बराबर वो शब्द पकड़ लिया। तो यहाँ से उसकी इंडस्ट्री ग्रो हुई। अब उसमें सबसे पहली बात है कि आप अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें तो उसके पास पहले क्या था, एक फिश एंड श्रिम्प्स, झींगा और मच्छी। उसमें भी उनकी जो इलिश माछ कहते हैं, तो मुझे तो पता नहीं वो कैसा, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, लेकिन कहते हैं कि इट इज अ डेलिकेसी। और उसका इवन इंडिया में भी बहुत हेवी इंपोर्ट होता है। और दूसरी चीज है वहां का फिश और श्रिम्प्स, तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है उनके पास। दूसरा, इसके बाद में हम देखें तो वो नेचुरल जो था, दे आर डिपेंडेंट। अब जैसे प्याज है तो इंडिया से प्याज जाता है। अब चावल की रिक्वायरमेंट है वो पहले भी, क्योंकि वहां जो जमीन है ना, वहाँ पानी बहुत ज्यादा है, तो और प्लस फ्लड का प्रॉब्लम, ये सब के कारण वहाँ इट इज इट इज अ सेंसिटिव जोन जहाँ यू कांट फुल्ली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो उनको चावल चाहिए, प्याज चाहिए। प्याज तो आज भी भारत से ही जाता है। उसके बाद में हम देखें तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स 2013 या 12 में एक बहुत लंबा आर्टिकल आया था कि कैसे भारत से कैटल स्मगलिंग हो रहा है और पूरा बंगाल होके बांग्लादेश में जा रहा है।
और कहते हैं कि साल के कुछ नहीं तो 12 से 15 लाख गाय स्मगल होके बांग्लादेश में जाती है, और ये कंजर्वेटिव नंबर है। और तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि 4 से 5 हजार रुपए में गाय वहां जाती है, यानी बांग्लादेश का इंपोर्ट कॉस्ट 4 से 5 हजार रुपया पर गाय का है। गाय का औसतन रफली 350 से 750 किलो की एक गाय होती है, उसका रफली ये तो हम बोले तो कुछ भी नहीं है, उसमें से लेदर और प्लस वहां उनको जो बीफ चाहिए वो भी यहाँ से ही सप्लाई होता है इनडायरेक्टली, भले स्मगलिंग से हो। तो ये पूरा जो ईस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी है वो टेक्निकली भारत पे ही डिपेंडेंट था। अब इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर, आज बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट्स है वो रफली $50 बिलियन का है, उसमें से $25 बिलियन रफली 50% का जो है, प्रतिशत का जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, निटवेयर और कैप्स एंड हेडगियर्स और वो सब का है। वो वहां इंडस्ट्री कैसे आई? वो इंडस्ट्री वहां आई क्योंकि बांग्लादेश टेक्निकली लीस्ट डेवलप कंट्रीज के कैटेगरी में आता था। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री अरेंजमेंट रखा कि आपके बांग्लादेश से जो कपड़े ये वो अमेरिका में इंपोर्ट होंगे या यूरोप में इंपोर्ट होंगे उसके ऊपर ड्यूटी नहीं रहेगा, प्लस कोटा नहीं रहेगा। तो उसके कारण वहां इंडस्ट्री डेवलप होने लग गई टेक्सटाइल की। और इसके अंदर मजे की बात है कि बहुत सारे तो इंडिया के टेक्सटाइल कंपनीज है जिन्होंने वहां फैक्ट्रीज डाली क्योंकि उनको वो ड्यूटी फ्री रेजिम का बेनिफिट लेना था। तो वहां अगर हम अभी बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि रफली 50% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक्सपोर्ट को, उसको हम स्टडी करें तो वहां सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स है। एक बड़ा प्लेयर भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने वहां ये ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री रेजिम का बेनिफिट लेने के लिए फैक्ट्रियां डाली है, और दूसरा जो है वो अवामी लीग के जो पार्टी के बड़े लोग हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स है वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और ये दोनों डिपेंडेंट है किस पे? अब ये एक बहुत ही आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको जिंदा रखने के लिए जो कॉटन यहाँ से जा रहा है वो कॉटन पे हम लोग ने सब्सिडी दी है। तो वहां रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो रहा है, उसके कारण वहां की इंडस्ट्री चल रही है। दूसरी बड़ी चीज है कि पावर, अब वहां रफली अभी 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और रफली 32-33 हजार मेगावाट की रिक्वायरमेंट है। बीच में 7-1 हजार मेगावाट की कमी है जो भारत प्रोवाइड कर रहा है। और उसमें आप जानते हैं उन्होंने त्रिपुरा का 200 करोड़ का पेमेंट नहीं किया है, उन्होंने अदानी का 1400 मेगावाट का जो है उसका भी पेमेंट नहीं किया है। तो अब वहां पावर, बिजली कम जाएगी तो सबसे पहली इंपैक्ट आने वाली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो अगर आप देखें तो बांग्लादेश इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज वो टिका हुआ था भारत पे। भारत से प्याज जाते थे, भारत से चावल जाते थे, भारत से आज भी चावल जा रहे हैं, 2 लाख टन चावल आज जा रहे हैं। ऊपर से कॉटन भी हम भेज रहे हैं, गाय भी हम भेज रहे हैं वहां, उसके कारण इकोनॉमी चल रही है, लेदर इंडस्ट्री उसके कारण चल रही है। एंड नाउ दे हैव गॉट इनटू अ कॉन्फ्रंटेशन विद भारत ऑन दिस इश्यू कि जो एक कट्टरवाद है वहां, धार्मिक कट्टरवाद, उसके कारण उन्होंने भारत के साथ ये संबंध बिगाड़ दिए हैं। तो अब बांग्लादेश का मुझे जो लग रहा है, बांग्लादेश इज ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट। बिजली नहीं आएगी, कॉटन नहीं आएगा, चावल हम लोग दे रहे हैं, अंडे उन्होंने मांगे, अब हमने अभी तक तो दिए नहीं है। आगे चल के अगर हम लोग, दूसरा एक इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों को बताओ, उन्होंने नेपाल से हाइड्रो पावर इंडियन ग्रिड के थ्रू इंपोर्ट करना शुरू किया है। यानी वहां की जो ग्रिड है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अगर हम वो भी अगर ब्लॉक कर डालें तो बांग्लादेश की हालत तो एकदम आइलैंड जैसी हो जाएगी। तो बांग्लादेश को आज नहीं तो कल ये बात समझ में आएगी, और मुझे जितना समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे जो सूत्रों से मुझे पता चल रहा है, क्या खालिदा जिया को भी समझ में आ गया है कि भाई इस तरह से हम करेंगे तो हम और तकलीफ में आ जाएंगे। क्योंकि अगर वहां लोगों के पास अनाज ही नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो सिविल वॉर होने की सिचुएशन है। तो इवन बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी संभाल नहीं पाएगी। तो दे विल हैव टू समवेयर मेंट टाइज विथ इंडिया, हमारे साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे। ये जो पूरा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वहां चल रहा है, जो यूनुस ने किया है, CIA ने करवाया है, वो कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको बहुत तकलीफ होगी। जी, बिल्कुल। लेकिन सुमित जी, ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 की बात करें, इसमें अगर जब से यूनुस ने इसका पूरा बांग्लादेश को मैनेज करना शुरू किया है, उस और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, तब से जीडीपी की बात करें तो उसमें भी एक शार्प डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। प्लस जो इन्फ्लेशन है, वो भी 11.8% से उसमें वो बढ़ी है।
प्लस जो एफडीआई है उसमें जो एफडीआई है वो भी 25% का उसमें हमने देखा है कि वो भी उसमें गिरावट आई है, और जो इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है वो लगातार बनी हुई है। और जो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा उनके ऊपर लोन है $2 बिलियन का, कहीं ना कहीं इस सबको मिला के देखें तो पाकिस्तान दूसरा बनता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश। क्या उस तरह के हालात बन जाएंगे एक डेट ट्रैप में? बांग्लादेश फंस रहा, फिर यूनुस भी यहाँ से चले जाएंगे, खालिदा जिया तो निकल ही गई हैं। मुझे जितना समझ में आ रहा है, सी टोटल एफडीआई बांग्लादेश में जो है वो रफली 2024 में 1.6 बिलियन का टोटल एफडीआई हुआ है। उसके सामने रफली 27 से 28 बिलियन डॉलर्स का उसके ऊपर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, फॉरेन डेट है। तो अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनकी 50 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट्स है, 70 बिलियन की इंपोर्ट्स है। तो वहां उनका 20 बिलियन डॉलर का गैप तो वही बने जा रहा है। तो 20 बिलियन तो उनको वापस बोरो करना पड़ रहा है, और अभी जो पेमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां डॉलर ही नहीं है। अमेरिका और दूसरे देशों से, अब उनके यहाँ आप अगर देखेंगे तो उनको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है मिडिल ईस्ट से। रफली 55% जितना उनका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है दैट इज कमिंग फ्रॉम नेचुरल गैस, जो उसके यहाँ ही नेचुरल गैस के रिसोर्सेस है। लेकिन ऑयल बोलिए, कोल बोलिए, वो सब तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो वो लोग तो पहले पैसा मांगेंगे, बाद में उन लोग सप्लाई करेंगे। इंडिया हैज बीन काइंड के हम लोग ने अदानी को भी बोला कि भैया उधारी में माल बेचो, लेकिन सब लोग ये नहीं कर रहे। तो वहां डॉलर की क्राइसिस तो चालू हो ही गई है। और आज ये डॉलर क्राइसिस सिर्फ यहाँ नहीं है, मालदीव्स I have known the president, knew me very well, the past president. Nasheed was a very good friend. वहाँ के होम मिनिस्ट्री के आधे मिनिस्टर्स बोले तो we have worked very closely with them. और वहाँ जो सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आई वाज इन्वॉल्व विद दैट इन मालदीव्स। अब वहाँ भी जब डॉलर की क्राइसिस आई तो उनको सपोर्ट कहाँ से मिलना था? इंडिया से मिलना था, भारत से मिलना था। अब बांग्लादेश की आज जो स्थिति है, अमेरिका कभी भी पैसा नहीं देगा उनको। आज के तारीख में आना होगा तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जब भी आएगा, शायद हिंदी में कहावत है कि सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। बांग्लादेश का ऐसा हो सकता है कि 1 साल के बाद वो भूला आएगा और कहेगा क्या मुझे भूला मत कहो। लेकिन भारत के बिना उनकी हालत बहुत खराब है। जी, बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट आपने रेज़ किया है सुबेची। अगर हम पूरे अपने रीजन की बात करते हैं या फिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है, मालदीव, वो जो आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो घुटनों पे आ गए, उनको एक बड़ा झटका लगा, उसके बाद उनको भारत की ज़रूरत पड़ी। श्रीलंका है, श्रीलंका को भी एक पूरे गड्ढे से बाहर निकालने में भारत मदद कर रहा है। पाकिस्तान का भारत के बिना क्या हाल हो गया, ये भी हमारे सामने है। प्लस ईरान में भी चले जाएँ तो इरानियन इकोनॉमी भी कोई इतने सैंक्शंस लगने के बाद भारत ने सपोर्ट किया है। ये एक हमें एग्ज़ाम्पल मिलता है कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने में भारत हमेशा सपोर्ट और उसका समर्थन करता है। तो ये सबक सीखने के लिए इन देशों के सामने भी होना चाहिए कि भारत के बिना वो लोग तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की होगी तो भारत के साथ जुड़ के ही, ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को कितना समझाने में सफल हो पाएगी, या खुद वो समझ पाएंगे इस चीज को? मुझे यहाँ जिन्ना की एक बात याद आती है। जब पाकिस्तान बन रहा था, भारत का पार्टीशन हो रहा था, तो एक बहुत छोटा पाकिस्तान उसको मिल रहा था। तो he said that I prefer to burn everything down instead of take a moth-eaten Pakistan. ओके, उसने खुद के जो नया बनने वाला देश है उसको मॉथ ईटन जिन्ना ने खुद बोला था, कायदे आजम ने। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1947 के बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। अगर आप देखें तो 1980 तक का पूरा वर्ल्ड बैंक का डेटा मैंने एनालाइज किया है। अगले कभी शो में हम अगर भारत का एनालिसिस करेंगे कैसे भारत पिछड़ा रह गया। भारत का पर कैपिटा इनकम गिरते गया आजादी के बाद। आजादी के वक्त भारत का और पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम सेम था, लेकिन यहाँ जो हमारे महान पंडित जी है, नेहरू जी, उन्होंने जो लाइसेंस, कोटा, परमिट राज लाया और जो इंडस्ट्री बर्बाद की, इकोनॉमी बर्बाद की, तो हमारा मैप ऐसे जाने लगा सेम स्टेज पे, पाकिस्तान और इंडिया ऐसे जाने लगा। पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम ग्रो होने लगा क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज वाज लिबरलाइज्ड, प्लस दे बिकेम पार्ट ऑफ सीएटो। अमेरिका का जो जैसे नेटो था वैसे उन्होंने सीएटो बनाया था। तो वो सब में उसके कारण उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी।
इट वाज आफ्टर अप टू 80, तो पाकिस्तान इंडिया रादर अप टू 1991 इंडिया और पाकिस्तान का जीडीपी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान पर कैपिटा पे ज्यादा था इंडिया से। उसके बाद में जब ग्रोथ चालू हुआ इंडिया में लिबरलाइजेशन के कारण, तब से पाकिस्तान बिकेम डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अब आप पाकिस्तान को भी देखिए, पाकिस्तान का सबसे मेजर एक्सपोर्ट है बासमती। बासमती का जीआई टैग इंडिया ने लिया है, लेकिन इंडिया इज अलाउइंग पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट राइस कॉलिंग इट बासमती। जिस दिन हम लोग जीआई टैग को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बोलता हूँ मेरे मिडिल ईस्ट के जो कॉन्टैक्ट्स है, कुछ लोग पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करते हैं बासमती राइस, और रफली उनको है ना टन पे $50 से $80 कम पड़ता है पाकिस्तानी राइस लैंडेड कॉस्ट भारत के कंपैरिजन में। तो उन लोग एक प्राइस वॉर में इंडिया के साथ टिके हुए हैं कि बासमती थोड़े सस्ते में, और सी दे हैव अ एडवांटेज बिकॉज 5 नदियां वहां जा रही है वेस्ट पाकिस्तान में, पंजाब में, और वहां से वहां पूरा ग्रोथ हो रहा है, तो देयर इज एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ओवर देयर, तो दे आर एबल टू कॉम्पीट। अगर हम लोग वहां भी, सी इंडिया इज, आई कैन से वेरी मैग्नानिमस एंड ग्रेशियस के जीआई टैग को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि जीआई टैग जो है दैट इज फॉर हिमाचल। जीआई टैग की बात हुई बीते दिनों, ये रिपोर्ट्स थी कि जीआई टैग को लेके भारत ने तो किया हुआ ही है इस पे क्लेम, लेकिन और भारत और पाकिस्तान के बीच इसमें लड़ाई भी चल रही है। अब तीसरा प्लेयर उसमें नेपाल भी आ गया कि ये इस पे हमारा अधिकार है और हमारा है, क्योंकि ये सी हिमाचल और नेपाल के बॉर्डर को लग के पूरा एरिया है। अब क्या हो रहा है कि इंडिया को एक वी कॉल इट कीपिंग इकोनॉमीज लिक्विड, यानी दूसरे की इकोनॉमी हमारे जोर पे चलनी चाहिए। तो ये अमेरिका भी कर रहा है। आज बांग्लादेश में उसका क्यों एक डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल है, क्योंकि 37% ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इज टू अमेरिका। ओके, आज 21% इज टू यूरोपियन यूनियन। तो अमेरिका को, बांग्लादेश को भी पता है कि एक्सपोर्ट तो डॉलर आएंगे तो ही हमारा काम चलेगा, तो अमेरिका का कंट्रोल आ जाता है। हम लोग वैसे ही नेपाल में भी कि चलो ठीक है, तुमको बासमती के नाम पे करना एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो फ्रेग्रेंट राइस और बासमती राइस के बीच में भी रफली $100 का डिफरेंस हो जाता है टन पे। तो $100 का बेनिफिट बांग्लादेश नेपाल को मिलेगा, तो नेपाल विल बी अ हेल्दियर इकोनॉमी। तो सी राइट नाउ मैं आपको, और नाउ दिस इज गोइंग टू कम आउट इन मीडिया इन सम टाइम, बट नेपाल स्टॉक एक्सचेंज is also looking at some kind of alliance with Bharatiya stock exchanges, and we are in touch with them also on how to grow them. So it is our responsibility. See, भारत ये पूरा जो उपमहाद्वीप पे है, सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा भाई है, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द रीजन। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आजू बाजू के जो देश है उनको भी हम इकोनॉमिकली स्टेबल रखें। जैसे भूटान का रफली 45% से 50% ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ओनली ऑन हाइडल पावर। और हाइडल पावर वो किसको बेचते हैं? वो बेचते हैं पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को, जो भारतीय सरकारी कंपनी है। तो हम लोग उसकी इकोनॉमी लिक्विड रख रहे हैं। नेपाल के साथ भी हम लोग हाइडल पावर के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, नेपाली लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा भेज रहे हैं। प्लस नेपाल में एक ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस चल रहा है, यानी उन लोग कलकत्ता पोर्ट पे उन लोग सीड्स लेके आते हैं पाम ऑयल के, उन लोग पाम ऑयल का रिफाइनिंग करते हैं नेपाल में, और वहां से उन लोग इंडिया में बेचते हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। सो वी आर कीपिंग नेपाली इकोनॉमी अलाइव। वहां इंडस्ट्री बनाने में, इंडस्ट्री को टिका के रखने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, वहां के टैक्स रेवेन्यू ऑगमेंट करने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। और ये एक जिम्मेदार राष्ट्र हो, बड़ा देश, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आजू बाजू के छोटे देशों को संभाल ले, उनको भी स्टेबल रखे, क्योंकि वहां कोई इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका इफेक्ट अब पे ही आता है। तो वी आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन कीपिंग नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब देशों को तो हमने ही लिक्विड रखा है। एब्सोल्युटली, और रीजनल पीस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी आती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी, रीजनल पीसेस पे काफी असर इसका दिखाई देता है। और भारत एज यू एक बड़े भाई की तरह अपना किरदार अदा करता आया हमेशा से। लेकिन अगर हम खासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पाकिस्तान के साथ तो भारत के जो रिश्ते रहे हैं हमेशा से वो एकदम क्लियर है, या पाकिस्तान की ओरिजिन ही जो इंडिया हेट्रेड पे ही है, या एग्जिस्टेंस की भी बात की जाए ओवरऑल। लेकिन बांग्लादेश जो एक
एक तरह से भारत का बैकयार्ड था और हमारे इतने घनिष्ठ संबंध थे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट अचानक से कैसे वहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए? और अभी आप क्या भविष्य बांग्लादेश का देखते हैं और भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए बांग्लादेश को लेकर? सी हम लोग ने ना बहुत वाइट वॉशिंग भी किया है। हमारे यहाँ जो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली कांग्रेस, उसने बहुत वाइट वॉशिंग किया। अगर हम देखें तो जिसको भारत ने और बंगालियों ने बहुत ही अभिमान के साथ बांग्ला बंधु कहा, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी हिस्ट्री क्या है? वो सुहरावर्दी का राइट हैंड मैन था, उसका प्रोटेजी था, एंड ही वाज इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट एक्शन डे और ग्रेट कलकत्ता मसाकर जो है, कलकत्ते में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका जिसने निभाई थी वो शेख मुजीबुर रहमान। ये पहला पॉइंट। तो हम लोग ने उसको, जो पूरा एक बंगाली इंटेलिजेंसिया था, बंगाली बंगाली भाई भाई वाले पूरे कहानी के अंदर, उसको उन्होंने बांग्ला बंधु, उसको सेक्युलर बना दिया, विच वॉज नॉट द केस। दूसरी चीज है, 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली। वहां 1947 से देयर वाज अ लॉ जिसको नाम चेंज करके वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट कर दिया 1974 में, और तब शेख मुजीबुर रहमान था। उसमें 50% से ज्यादा हिंदुओं की जमीन गवर्नमेंट ने और बांग्लादेशी मुसलमानों ने हड़प कर ली है। अंडर that law gave the right to the government and the Muslims to assert Hindu lands. आज उनके पास कुछ नहीं तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ एकड़ के ऊपर की जमीनें उन्होंने हड़प कर ली है हिंदुओं की। वहां किलिंग्स पहले से हो रहे थे। हम लोग ने सिर्फ व्हाइट वॉश करके उसको ढकने का काम किया कि नहीं नहीं हम सब अच्छी बातें करेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे। और उसके अंदर यानी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में 1971 में भी थे, 1971 के पहले थे। रादर पाकिस्तान की डिमांड बांग्लादेश से हुई। पहले पंजाब के जो मुसलमान थे, दे डिड नॉट वांट पाकिस्तान। बांग्लादेश के जो मुसलमान थे, यानी जो पूर्व बंगाल के मुसलमान थे, उनको पाकिस्तान चाहिए था। मुस्लिम लीग की फाउंडिंग भी बांग्लादेश में हुई है, ढाका में हुई है। उसके बाद में आपको दूसरी एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीएए के साथ, वो है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इन द कंट्री, वो कब से चालू हुआ? 1978 से। 1978 में वहां की जो, जैसे अपने यहाँ रॉज एक एजेंसी है, जैसे सीआईए है या MI6 है, ISI है, वैसे वहां जो एजेंसी है उसका नाम है DGFI, डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस। वो उनकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसका फॉर्मल टाई अप हुआ है विद नन अदर देन ISI। 1971 में बांग्लादेश ने आजादी ली पाकिस्तान से। 1971 में 1978 में बांग्लादेश की DGFI पाकिस्तान की ISI के साथ मिलके एक ही काम कर रहा था। जमाते इस्लामी के जो काडर थे उसको इंडिया में इलीगली इन्फिल्ट्रेट करने का काम, उसके लिए पैसा उनको ISI प्रोवाइड कर रहा था। ISI ने इंडिया में जो पूरा सिमी का और बाद में इंडियन मुजाहिदीन का जो पूरा नेटवर्क DGFI को प्रोवाइड करने वाला ISI था। उसके लिए जो पैसा आता था वो पैसा नेपाल से होके, यूपी से होके आ रहा था भारत में उनको सेटल करने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अचानक हुआ है, ये चल ही रहा था। 1978 में। ऑफकोर्स तब खालिदा जिया के फादर जियाउर रहमान वाज द प्रेसिडेंट और द डिक्टेटर। तो शेख हसीना के फादर के टाइम में वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, नाम चेंज हुआ, और खालिदा जिया के टाइम में ये भी चालू हो गया कि पाकिस्तान के साथ फॉर्मली अलायंस करके उन्होंने इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन किया। और दिस इज अ टेक्निक जिसको नाजी डिक्शनरी में इसको लेवेंस्ट्रॉम कहते हैं। हिटलर ने ये जो पूरा जर्मनी का, जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया का जो नेबरिंग एरिया है, उसको टेक ओवर करने के लिए उन्होंने वो स्ट्रेटेजी लगाई थी लेवेंस्ट्रॉम, कि वहां जर्मन स्पीकिंग नाजीज को डाला जाए, डेमोग्राफिक्स चेंज की जाए, और फिर वो एरिया बोले कि ये तो हमारा है करके ले लो, जो आज बंगाल में हो ही रहा है। आप नदिया देखिए, मालदा देखिए, ये सब में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी मेजोरिटी हो गए हैं। और वो इन्फिल्ट्रेशन वाज लेवेंस्ट्रॉम जो 1978 से चालू है जी। तो एंड दे हैव वेरी क्लोज टाइज बिफोर 2014। ये मोदी आने के पहले भी उनकी सिमी के बाद वो PFI सबके साथ उनके टाइप्स है ही है, वो तो सबको पता है।
हम्म। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अचानक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां थी। जी। सुमित जी, ये बात मैं समझ गई हूँ, और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला तो सवाल ये है कि इतना सब हो रहा था, आपने कहा 78 से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट तो ऑफ कोर्स था, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से ही निकले थे और पाकिस्तान की माँग भी वहीं से शुरू हुई थी। तो सवाल ये है कि इतना सब चलता रहा, और इन्फिल्ट्रेशन की बात हो या डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने की बात हो, हालाँकि वो बात अलग है कि अभी रिसेंटली ममता दीदी थोड़ा-सा अपने, उनके सुर थोड़े ढीले हुए हैं, और केंद्र सरकार को उन्होंने दे दिया है समर्थन के केंद्र करेगी जो करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्रैकडाउन कर दिया है शुरू, और प्लस ये भी है कि उन्होंने शेख हसीना का हाल देख लिया बांग्लादेश में कि मेरा भी ऐसा ही हो सकता है। उन्होंने अपनी सत्ता को बनाया, वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करवाया शायद। सवाल ये है कि इतना कुछ ओवर द पीरियड ऑफ डिकेड्स होता रहा, भारत सरकार ने आँखें मूंदी क्यों रखी? क्यों इस पे कोई बेटर पॉलिसी नहीं बनाई गई, या ध्यान क्यों नहीं दिया कि हमारे यहाँ एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने की, खास तौर से बॉर्डरिंग स्टेट को लेकर तो सरकारों को काफ़ी थोड़ा-सा आँखें खोल कर रखनी चाहिए कि हमें थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों इग्नोर किया गया इतने इम्पोर्टेंट इसमें इतने दो सच। चीजें हैं। 1971 में जब इंदिरा पावर में आई, उसके बाद में 1969 रहा था, 71 में तो वॉर हो गया, 1969 जी। में वो पावर में आई किसके सपोर्ट से? सीपीएम के सपोर्ट से। जो इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में चालू हुआ और त्रिपुरा में चालू हुआ, वो सीपीएम ने ही करवाया था। भारत के साइड में सीपीएम इन्वॉल्व था, क्योंकि उसको वोटर्स चाहिए थे जो उसके कैप्टिव वोटर्स बन जाए। तो उसके लिए उसने डेमोग्राफिक्स चेंज करवाया, क्योंकि उनको चाहिए था कि ये जो लोग आएंगे वो लोग तो हमें ही वोट देने वाले हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और प्लस सीपीएम के पास एक कंट्रोल मैकेनिज्म था कि इनको कंट्रोल भी कर सकते थे। सीपीएम इज एक्सपर्ट इन वायलेंस। हम लोग आज ममता का वायलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन सीपीएम का वायलेंस दिखाई नहीं दे रहा था। प्लस कोई ऊपर नीचे होता था तो उसको शांत करने की कैपेसिटी रखती थी सीपीएम। उसके पास उस तरह का हब एंड स्पोक मॉडल था। ममता ने उनको खुश करके खुद के साइड में लेने में जो गलतियां की है, उसमें ये लोग सर पे चढ़ गए हैं। और अब ममता को पता चल गया है, क्योंकि वहां एक रैली हुई थी बंगाल में, कैलकाटा में ही पार्क सर्कस एरियाज में एक रैली हुई थी कि अब हमें वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार चाहिए। जो बांग्लादेशियों ने रैली निकाली थी, उसके बाद में ममता को डर लगा, क्योंकि अगर वहां उन लोग ये कर सकते तो यहाँ भी कर ही सकते। ये रैली के बाद ममता के टोन बदले हैं। उसके पहले ममता कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि तब तक वो कॉन्फिडेंट थी। तो ये पूरा जो चल रहा है, ये अब हम लोगों ने ही फैसिलिटेट। दूसरा, कांग्रेस को भी फायदा हो रहा था। कांग्रेस ने दूसरी जगह भी लोगों को शिफ्ट कराया, जैसे बॉम्बे। मलय कृष्णधर जो कि आईबी के जॉइंट चीफ थे, उनका एक रिसर्च पेपर है, उसमें उसने बॉम्बे के एक एक इलाके नाम से लिखे हैं कि ये एरियाज में बांग्लादेशी मेजोरिटी है। और कांग्रेस ने 2014 और उसके बाद में कुछ काम नहीं किया 2014 तक। और अब नंबर्स इतने बड़े हो गए, मुंबई में कहते हैं कुछ नहीं तो आज की तारीख में 8 से 10 लाख बांग्लादेशी है, ऑफिशियल अनऑफिशियल मिलके। उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये उन्होंने फैसिलिटेट किया। शायद उनको वोट मिल रहे थे, शायद उनको पैसा मिल रहा था, शायद उनको पता नहीं और क्या हो रहा था, या फिर वेदर कांग्रेस वाज ब्लैकमेल्ड वाया पाकिस्तान, क्योंकि हवाला नेटवर्क्स पूरे कांग्रेस के जो थे, आज भी जो है, वो पूरे अफरोज पट्टा के लिंक से पूरे चल रहे थे। तो वो पूरा दुबई के थ्रू हो रहा था। तो वो पूरा, तो आई डोंट नो व्हाट इज द रियल रीजन, वेदर इट इज द हवाला नेटवर्क्स। तो वो पूरा एक जो है, उसके कारण कांग्रेस वाज आल्सो ऑन द बैक फुट। प्लस उसको बेनिफिट मिल रहा था कि वो लोग सब वोट किसको देंगे, कांग्रेस को ही देने वाले हैं। आज भी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ अभी का। जी। ये थोड़ा हम डाइग्रेस करेंगे, लेकिन इट इज टू सॉलिडिफाई माई पॉइंट। नहीं, नहीं, प्लीज बताएं आप। शिवसेना के एक सांसद थे। वो जब शिवसेना ने गद्दारी की और कांग्रेस के साथ जुड़ गए, तो वो लोग भी सेक्युलर हो गए, हिंदुत्ववादी में से। उसने खुद के एरिया में बांग्लादेशियों को बसाया। वहां के झोपड़पट्टी में बांग्लादेशी बहुल जैसा सिचुएशन हो गया। फिर जब एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का पल्ला पकड़ा, तो इसने सत्ता के लिए वापस यहाँ पलटी मारी। उसको टिकट भी मिल गई 2024 में, और वो हार गया। क्यों मालूम है? वहां बांग्लादेशी बहु लोग गए थे और उन लोग ने इसके अगेंस्ट पे वोट किया, क्योंकि अब वो सेक्युलर शिवसेना में नहीं था, वो कम्युनल शिवसेना में था। तो ये वाली सिचुएशन तो बॉम्बे में हमारे आंखों के सामने हो रही है। आज बाल ठाकरे के घर से, उद्धव ठाकरे के घर से, आदित्य ठाकरे के घर से 10 मिनट चल के जाइए,
गाड़ी भी नहीं, चल के वहां 4-4 मंजिले के झोपड़े बनाए हैं बांग्लादेशियों ने, और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो इतना तो हमें दिखाई दे रहा है। मेरी एक फ्रेंड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और ईस्ट बंगाल से, ये हिंदू है। वो बॉम्बे आई थी, तो उसने, हम लोग कुछ एरिया में गए थे और वहां जो लोग बात कर रहे थे, बोला ये लोग तो सब सिलेटी है, सिलेट एरिया से आए, और उन लोग की जो भाषा थी उसको इमीडिएटली उसने पकड़ लिया, ये तो सिलेटी है। तो हमारे यहाँ ये जानबूझ के किया गया है। शिवसेना को भी क्या मिल रहा था पता नहीं, शायद वोट मिल रहे थे, पैसा मिल रहा था, या फिर कांग्रेस ने दबाया इसलिए उसने किया, लेकिन मुझे लग रहा है वोट तो डेफिनेटली मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। और ये स्ट्रेटेजी यूज करके ही बांग्लादेशी इंडिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे पूरा जो एक सवाल निकल कर ये आता है कि इतने इतने से देश जो मतलब भारत के सामने किस जिनकी कोई औकात नहीं है, वो भारत को किस तरह से स्ट्रेटेजिकली किस तरह से जकड़ने की साजिश करते आए हैं, और भारत उनको इग्नोर भी करता है, इनफैक्ट फैसिलिटेट करता आया है कि चलो ठीक है चलता है, और ये चलता है, एटीट्यूड चलता ही आ रहा है। लेकिन अभी जो सरकार है उन्होंने थोड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट किया बांग्लादेशियों के ऊपर, जो भी जितने भी घुसपैठिए हैं, और अभी जो पॉलिसी थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उतनी नहीं जिस तरह से बांग्लादेश के, अगर हम यूनुस की बात करें जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है सपोजिटली, वो लगातार भारत को उकसाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन आपको क्या समझ में आता है? क्या ये एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ कन्फ्रंट करने की औकात तो उनकी है नहीं, तो इसके पीछे का रीजन आप क्या देखते हैं? क्या भारत को इंटरनेशनली इसमें कुछ दो रीजन है। कि एक तो भारत हमें दबा रहा है? इसमें एक रीजन है कि दे वांट टू डेंट नरेंद्र मोदी हार्ड स्ट्रॉन्ग मैन इमेज। और आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पे जो हिंदू एट्रोसिटीज को एम्पलीफाई किया गया है, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स एंड ऑल वर वेरी न्यू। तो और यहाँ भी एक, मैं जिसको पॉपकॉर्न विंग कहता हूँ, पॉपकॉर्न कप तवे पे रखेंगे तो उछल पड़ता है। हाँ? तो वो विंग, अरे नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अरे इट इज नॉट पॉसिबल। नरेंद्र मोदी का इमेज डेंट होता है कि मेरा जो एक हार्ड स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज है वो डेंट होता है। दैट इज अ फर्स्ट स्ट्रेटेजी। दूसरा, आप देखेंगे बीच में बांग्लादेशी रेंजर्स ने, बांग्लादेश राइफल्स ने इंडिया पे फायरिंग की थी। दे वांट इंडिया टू रिटेलिएट। अगर रिटेलिएट होता है तो क्या है मालूम है, अमेरिका गेट्स अ स्टैंड टू सेंड आर्मी। जो 1971 में भी अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा हमारा, क्योंकि तब सोवियत संघ के साथ करार था, इसलिए सोवियत संघ ने अपने सबमरीन भेजे, और इसलिए अमेरिका के 7th फ्लीट को वापस जाना पड़ा। तो उनको चाहिए कि इंडिया बहकावे में आ जाए, एक रैश नीजक रिएक्शन जिसको कहते हैं वो ले, और एक अटैक करे जिससे अमेरिका को वहां बांग्लादेश को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां की डेमोक्रेसी बचाने के लिए करके हमें आर्मी भेजनी पड़ रही है। और उसको अमेरिका को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड। ये 300 एकड़ का आइलैंड है जो कि चिटागोंग से रफली 8-10 किलोमीटर पे है, और सितवे से रफली 25-30 किलोमीटर पे है, नॉटिकल माइल सॉरी। तो सितवे में अभी चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहा है जहां से वो ऑयल और गैस की पाइपलाइन लगाने वाला है यूनान तक, यूनान प्रोविंस तक। तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए, तो उसके लिए उसको आने के लिए कोई रीजन चाहिए। तो अगर इंडिया एक रैश रिएक्शन लेता है, एक इमेच्योर रिएक्शन लेता है जो कि इंडिया नहीं लेगा, तो वो यहाँ अपनी आर्मी भेज सकेगा, अपनी नेवी भेज सकेगा, और फिर उसको हाउस करने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड ले लेगा। तो ये वाली पूरी कैलकुलेशन चल रही है। बिल्कुल, और अभी सारी चीजें समझ पा रहे हैं, हम डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो आपने ट्विटर पे जो जिन हैंडल्स की बात की, इनफैक्ट हम विपक्ष की भी बात करते हैं। जैसे ही ये खबर आना शुरू हुई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो पूरा विपक्ष एक ही सुर में बोल रहा था कि भाई हिंदुओं को वहां के बचाओ, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो सीएनआरसी का एकदम भरसक विरोध करते थे और मातम मचा देते, पूरे देश में शाहीन बाग बना दिया। तो क्या कोई टूल किट थी इसके लिए भी कि यहाँ से लेके वहां तक सब लोग एक ही पेज पे नजर आ रहे थे? डेफिनेटली। और ये टूल किट मुझे नहीं लगता इंडिया में बनी है, ये टूल किट लैंगली में बनी है, सीआईए के हेडक्वार्टर्स पे बनी है। ये मेरा अजम्पशन है, और मेरा डेटा ये है, यानी मैं जो ये अजम्पशन के लिए जो लॉजिकल रीजनिंग है कि एक तो बांग्लादेश में रेजिम चेंज सीआईए ने कराया है, नाउ एवरीबॉडी नोज इट। इंडिया क्यों बांग्लादेश करना पड़ा? बिकॉज नरेंद्र दामोदर दास मोदी
नरेंद्र भाई ने क्वाड को वेपनाइज नहीं किया। अगर कभी हम दूसरी चर्चा करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक 8 पेज का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक करके एक डॉक्यूमेंट बना था, उसको डीक्लासिफाई किया पिछले टर्म में जब उसके लास्ट दिन थे। उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि वी वांट टू यूज, द वर्ड इज यूज, यूएसई यूज इंडिया टू कंटेन द राइजिंग हेजीमनी ऑफ चाइना इन द रीजन। और साथ में बाद में नीचे दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि वी विल अलाई एंड पार्टनर एंड कोलैबोरेट विद चाइना वेरेवर इट इज बेनिफिशियल फॉर अमेरिका। यानी अमेरिका को क्या चाहिए था कि क्वाड में हम हमारे लोग लगा दे, हम चाइना के साथ जंग करें, हमारे पैसे बर्बाद हो, हमारे लोग मरे, और फायदा किसको हो? अमेरिका को फायदा। और अब नरेंद्र भाई रहे गुज्जू, मैंने किसी से बात की दिल्ली में, मैंने पूछा क्या हो रहा है क्वाड में, तो बोला नरेंद्र भाई वांट्स के पहले क्वाड शुड बी कमर्शियलाइज्ड, देन वी विल डेलिब्रेट वेदर इट शुड बी वेपनाइज्ड और नॉट। यानी पहले धंधा दो फिर हम सोचेंगे। तो यहां नरेंद्र भाई ने अमेरिका को फ्रस्ट्रेट किया था, अमेरिका का प्लान नहीं चल रहा था, इसलिए उसको ये पूरा रेजिम चेंज करना पड़ा। तो नाउ दे वांट टू काइंड ऑफ हर्ट इंडिया बैक, तो ये पूरा इसलिए गेम चल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया एकदम अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। सब जैसे कि पाकिस्तान के केस में भी भारत का कोई भी स्टैंड नहीं चेंज करा पाया, कोई भी इंटरनेशनल पावर भारत किसी के भी आगे घुटने नहीं टेक पा रहे। तो बांग्लादेश में भी वैसा ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे 20 जनवरी के बाद क्या हालात बदलेंगे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, तो बांग्लादेश को लेकर या फिर ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उनमें कितना बदलाव आएगा, ये हम देखेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपने और पॉइंट्स जो आपने एक्सप्लेन किए हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।